दोस्तों स्वागत है आप सभी का वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। दोस्तों ये आधुनिक भारत का 12वां वीडियो है। इससे पहले के 11 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ने वो देख लिए होंगे। यदि आप में से कुछ लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पहले वो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल। दोस्तों मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि पहले आते हैं बंगाल के गवर्नर, उसके आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके बाद में आता है भारत के गवर्नर जनरल। इन सब से संबंधित वीडियो भी मैं बना चुका हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आज बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों होता क्या है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोट करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और ये गवर्नर जनरल की पोस्ट भारत के अंदर रहती है 1857 तक। सर 1857 में ऐसा क्या होता है? 1857 में जो क्रांति होती है उसके फलस्वरूप कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और सीधे ब्रिटिश ताज का शासन भारत में लागू हो जाता है। तब गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लागू कर दिया जाता है। तो अपन पढ़ेंगे 1833 से लेकर 1857 तक कौन कौन गवर्नर जनरल आए। तो दोस्तों इनको सजाने के लिए बोला जाता है कि क्रम से सजाइए। तो आपको क्रम से सजाने के लिए सबसे पहले जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। दूसरे जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम है मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ या चार्ल्स मेटकॉफ आप कहते हैं। तीसरा नाम है उनका नाम है ऑकलैंड। ऑकलैंड। ऑकलैंड के बाद में चौथे आते हैं एलनबरो। एलनबरो। एलनबरो के बाद में पांचवे आते हैं आप लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। इसके बाद में छठे जो आते हैं वो आते हैं डलहौजी और सातवें जो आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इन सभी के आगे लॉर्ड लगता है, मैंने आपको केवल नाम बताए हैं। मुझे नाम बताने की वो एक ट्रिक भी है, इनको आप तरीके से याद करना चाहें तो वो ट्रिक ये देख लीजिए। विलियम मटका लेके आया और बोला ये बर्ड है डल झील के। अब देख लीजिए, चलो मैं याद ही करवा देता हूँ, आप देख लीजिए, है ना, वो ट्रिक भी आप देख लीजिए। हालांकि ट्रिक में ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि कम ही ध्यान देते हैं। विलियम मटका लेके आया और बोला ये बर्ड हैं डल झील के। डल झील का नाम आपने सुना है? डल झील कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ है डल झील जो है। वहां से विलियम एक मटका पानी का लेके आता है। जैसे ही वो लेके आता है तो उसकी मम्मी पूछती है कि इस मटके के अंदर एक पक्षी पड़ा हुआ है, यानी एक बर्ड पड़ा हुआ है मरा हुआ। तो बोले कहाँ का बर्ड है ये, कहाँ का पक्षी है? तब विलियम बोलता है, तो विलियम मम्मी से बोलता है कि ये जो बर्ड है ना, ये जो पक्षी है, ये जो पक्षी है वो डल झील का है। तो बस ये ट्रिक है। विलियम मटका लेके आया और बोला ये बर्ड है डल झील के। बस सिंपल ट्रिक है। विलियम मटका लेके आया और बोला ये बर्ड है डल झील के, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे याद रखेंगे आप इनको। विलियम से आ जाएगा आपका विलियम बेंटिक। मटका से आ जाएगा आपको मेटकॉफ। आया से आ ऑकलैंड, है ना। एलनबरो और बोला, एलनबरो और बोला, एलनबरो और बोला, एलनबरो और बोला, तो एलनबरो, ठीक है। ये बर्ड है, ये बर्ड हैं, ये बर्ड हैं। बीच में एक विलियम बर्ड करके भी आए थे एलनबरो के बीच में, जो थोड़े से समय के लिए रहे थे, 2-4 महीनों के लिए। तो विलियम बर्ड इनका नाम है, आप देख लीजिएगा। ये कोई पूछता नहीं है इसलिए मैंने ये ट्रिक में आ गया, बता दिया आपको। है से आपका हो जाएगा हार्डिंग, हेनरी हार्डिंग बोल दीजिए इनको, या लॉर्ड हार्डिंग बोल दीजिए। डल से हो जाएगा डलहौजी, है ना, और के से हो जाएगा कैनिंग। तो ये जो है एक ट्रिक है, थोड़ी सी आप याद रखिएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य आज आपको ट्रिक बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि इन गवर्नर जनरल से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कि ये किसके समय हुआ,
प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, जीटी रोड किसके समय बनी, है ना, दास प्रथा का अंत किस व्यक्ति ने किया, व्यपगत का सिद्धांत क्या था और किसने लागू किया। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देना हमारा उद्देश्य है। जो यूपीपीसीएस है ना, यूपीएससी है ना, जेपीएससी, सीजीपीसीएस, इन सब में जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, वो वाले हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं, वो वाला आपको उस लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं हम इसको ड्रफ कर देता हूं, आप आगे देखते हैं। तो दोस्तों पहले गवर्नर जनरल है, मतलब जिनका नाम है विलियम बेंटिक। इनके आगे लॉर्ड लगा दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन मैं तो आपको नाम याद करवाना है मुझे, तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है गवर्नर बनते हैं। तो जब ये चूंकि बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन जब 1833 का एक्ट आ जाता है, चार्टर एक्ट, तो उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोट करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये दोस्तों 1833 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल, जहां जहां दोस्तों मैं जीजी लिखूंगा वहां समझ जाइएगा गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल। तो आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो बताइए विलियम बेंटिक। दोस्तों इन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे ही ये गवर्नर जनरल बन गए, मतलब आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का, कि जैसे ही ये गवर्नर जनरल बन गए तो इन्होंने बोला हो मैं तो भारत का राजा बन गया, अब भारत के अंदर जो भी कुरीतियां हैं, सामाजिक रूप से जो भी कुरीतियां, उनको मैं सुधारूंगा। तो इन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली और सुधारने के कुछ काम किए। तो देखिए पहला काम इन्होंने किया, आपको यहां होना चाहिए, इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया। सती प्रथा पर बैन लगाया 1829 में। 1829 में सती प्रथा, इन्होंने कहा कि आज के बाद में कोई भी विधवा सती नहीं होगी। और सती प्रथा क्या है, मुझे आशा है कि आप जानते होंगे सती प्रथा के बारे में। दूसरा जो है, इन्होंने ठगी प्रथा पर बल लगाया। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा, उस टाइम ठगी प्रथा चलती थी। तो कुछ रियासत के जो शासक उनके माध्यम से, और एक कर्नल स्लीमैन जो है, उनके स्लीमैन की सहायता से इन्होंने ठगी प्रथा पर बैन लगाया। कब लगाया सर? 1830 में। ये पूछा जाता है किसकी सहायता से लगाया, कर्नल स्लीमैन की सहायता से लगाया। और कब लगाया? 1830 में। तो इन्होंने दो प्रथाओं को उजाड़ा, मतलब दो प्रथाओं को खत्म किया, सती प्रथा और ठगी प्रथा। तीसरा देखिए, इन्होंने जब 1833 का एक्ट आता है ना, तो 1833 के साथ में एक्ट के बाद में एक लॉर्ड मेकाले समिति बनती है शिक्षा के लिए, कि भारतीयों को शिक्षित कैसे किया जाए। अब चूंकि कंपनी जो है भारत का राजा बन चुकी है, तो शिक्षा तो वो भी वही देगी, तो शिक्षा कैसे कैसे भारतीयों को दी जाए ताकि वो सब अंग्रेजों के पक्ष में रहे। तो लॉर्ड मेकाले समिति बनती है। तो लॉर्ड मेकाले का सुझाव मान करके इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। दोस्तों जो विद्यार्थी जब अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। और विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी ज़्यादा परेशान रहते हैं अंग्रेजी से। तो दोस्तों आप लोग अगर अंग्रेजी से परेशान रहते हैं तो आप इस व्यक्ति को याद करें। इस व्यक्ति ने ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भारत में बनाया था। चलिए ठीक है, ये तो बस हंसी मजाक की बातें हैं। चलिए, ये कुछ काम विलियम बेंटिक ने किए, ठीक है, और बस यही मोटे मोटे काम इनसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो इनके बाद में जो गवर्नर जनरल भारत का बनता है, वो बनता है, दूसरा जो गवर्नर जनरल आपको पता है, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों इस मेटकाफ से एकमात्र प्रश्न पूछा जाता है, और लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता कौन? चार्ल्स मेटकाफ। आप रट लीजिएगा इसको दोस्तों। कैसे? प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। जैसे आपसे बोला जाए प्रेस का मुक्तिदाता, आप बोले चार्ल्स मेटकाफ। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ, मतलब क्या सर? मतलब तो बता दीजिए। दोस्तों देखो, विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि समाचार पत्र जितने भी आ रहे थे, उस टाइम तो समाचार पत्र ही थे, मीडिया। तो समाचार पत्रों को उस समय क्या करना पड़ता था कि अंग्रेजों को दिखाना पड़ता था कि हम ये रिपोर्ट छाप रहे हैं, इसके पीछे के हमने ये फैक्ट्स है, मतलब बहुत कुछ उनको दिखाना पड़ता था। वो रेगुलेट करके रखते थे समाचार पत्रों को। यानी सरकार जो चाहती थी वो छपवाती थी समाचार पत्रों के अंदर, है ना। तो विलियम बेंटिक चाहता था कि इनको स्वतंत्रता मिले, लेकिन विलियम बेंटिक ये अपने रहते हुए नहीं कर पाया, है ना। तो चार्ल्स मेटकाफ ने आते ही
जो समाचार पत्रों को मुक्ति दे दी कि आप अपनी मर्जी से छापो, आपको फ्रीडम है। तो प्रेस को फ्रीडम किसने दी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। यानी प्रश्न सीधा ये आता है, प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, या यूं आ जाएगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। पहला हो गया विलियम बेंटिक, दूसरा होगा चार्ल्स मेटकॉफ। यानी विलियम मटका लेके आया, आया से क्या हो जाएगा? ऑकलैंड, ऑकलैंड। दोस्तों ऑकलैंड ने दो काम किए। पहला काम कौन सा किया सर? ऑकलैंड ने दो काम। दोस्तों ऑकलैंड ने एक काम किया और वही पूछा जाता है। ऑकलैंड के जमाने में जीटी रोड का इसने काम करवाया। जीटी रोड क्या थी कि जो आपका भारत है ना, भारत में दिल्ली से लेकर और कलकत्ता तक एक रोड बननी थी। कलकत्ता तक एक रोड बननी थी, बहुत बड़ी रोड, जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। इसको कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। इस ग्रांड ट्रंक रोड का काम किसने स्टार्ट करवाया? ऑकलैंड ने। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑकलैंड के बारे में एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑकलैंड ने। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी ने ये इतनी बड़ी रोड का निर्माण पहले ही करवा चुका था। लेकिन शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था बहुत पहले का था, तो उस समय रोड टूट फूट गई होगी, तो उस रोड को दोबारा बनवाने का काम किसने करवाया? ऑकलैंड ने। और अपना जो राजमार्ग 1A और 1B जो है दोनों मिलके है ना, ये पूरा ग्रांड ट्रंक रोड कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और अपन राजमार्ग वाले वीडियो में मैं आपको और बता दूंगा। चलिए ऑकलैंड के बाद में जो चौथा जो आता है उसका नाम है एलनबरो। दोस्तों आप लोगों ने एक गाना सुना होगा राजी फिल्म का, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, और फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए मानो कि ये ट्रिक तरीका है याद करने का कि एक पिंजरे में एक तोता बैठा हुआ है। आपको बड़ा दुख होता है कि तोते को यार लोगों ने बंद कर रखा है, घर वालों ने बंद कर रखा है। तो एक दिन सब घर वाले बाहर गए हुए थे, आपने उस पिंजरे का जो गेट है वो खोल दिया और तोता उड़ गया। तो तोते को आपने क्या बोला? मुड़ के ना देखो दिलबरो, यानी जाओ, मुड़ के ना देखो यानी भागो, रुको, इस दास्ता से मुक्त हो, गुलामी से मुक्त हो। तो ऐसे ही देखो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, एलनबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, एलनबरो। तो याद हो गया, दिलबरो एलनबरो, दिलबरो एलनबरो। तो ये गाना आ जाएगा मुड़ के ना देखो। तो एलनबरो ने क्या किया कि जितने दास थे ना इंडिया में, स्लेवरी जो चल रही थी, दास बना के रखते थे, वो दास प्रथा का अंत किया था। तो आपसे पूछा जाएगा दास प्रथा का अंत किसने किया? तो आप बताएंगे मुड़ के ना देखो दिलबरो, एलनबरो। तो एलनबरो ने कब किया? 1843 में। 1843 में एलनबरो ने एक काम और किया था। सिंध प्रांत जो है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत, उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। तो 1843 में इन्होंने एक और काम किया। ठीक है, इनके बाद में चौथा एलनबरो। इसके बाद में जो आते हैं, पांचवा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मतलब स्पेस की वजह से, पांचवा जो आते हैं उनका नाम है लॉर्ड या हार्डिंग या हेनरी हार्डिंग, है ना। बीच में वो बर्ड आते हैं, विलियम बर्ड, उनका नाम मैंने नहीं लिया है, आप ध्यान रखिएगा। विलियम मटका लेके आया और बोला वे बर्ड हैं डल झील के। तो ये है से निकल जाएगा, वे बर्ड हैं, है से हार्डिंग आ जाएगा। चलो ठीक है। तो हार्डिंग ने क्या किया दोस्तों? एक जनजाति हुआ करती थी, खोन जनजाति। उस जनजाति में एक प्रथा थी, जैसे आज भी एक प्रथा है कि बकरे की बलि माताजी को दी जाती है ना।
तो जैसे बकरे की बलि दी जाती है, उस समय नर बलि दिया करते थे। अपने यहाँ आमेर की जो शिला देवी है, इनके भी नर बलि चला करती थी। नर बलि का मतलब इंसान को काट दिया जाता था माता के मंदिर में या फिर किसी देवता के नाम से। तो एक जनजाति थी खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में नर बलि प्रथा थी। चूंकि हार्डिंग ने देखा कि यार ये तो गलत बात है ना, नर बलि तो देना गलत बात है, इसलिए इसने नर बलि प्रथा को समाप्त किया। नर बलि प्रथा को इसने समाप्त किया। तो आपसे पूछा जाएगा नर बलि प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। देखो, आदमी को काटना एक बहुत कठोर चीज है, मतलब कोई बहुत बड़ा कठोर व्यक्ति काट सकता है आदमी को, हर आदमी नहीं काट सकता है ना। तो नर बलि का मतलब इंसान को काटना, तो हार्ड काम है, कठोर काम है। तो हार्डिंग याद हो जाएगा ऐसे, हार्ड काम किया। हार्डिंग ने क्या किया? अब यूं मान लीजिए आदमी को काट दिया, नर बलि दे दी, तो ऐसे आपको याद हो जाएगी। नर बलि जहां याद आएगा आपको याद आएगा हार्डिंग यानी हार्ड। आपको क्या करना है? चारों ऑप्शन में से एक ही तो निकालना है, तो आप तो ये खुद निकल जाएगा, है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग के बाद में जो छठा नंबर आता है वो आता है डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, ये डलहौजी जो था ना, इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। अब चूंकि इसने बहुत ज्यादा विस्तार किया था तो इसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसलिए मुझे ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मिटाना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार और देख लीजिए, अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन डलहौजी पे चलेंगे। तो अपन देखते हैं विलियम बेंटिक के बारे में। तो पहले जो विलियम बेंटिक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल है। 1833 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल ये बनते हैं। ये दो प्रथा समाप्त करते हैं। पहले 1829 में, साथ ही है 1829 और 1830। 1829 में सती प्रथा, 1830 में ठगी प्रथा। किसके साथ ठगी प्रथा? खुद तो समाप्त कर नहीं सकता, एक व्यक्ति चाहिए पुलिस वाला, तो वो कौन था? कर्नल स्लीमेन के तहत इन्होंने समाप्त करी। और मैंने आपको बताया था लॉर्ड मेकाले के जो सुझाव मान के इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। किसने बनाया था? विलियम बेंटिक ने। बेंटिक तक काम खत्म। दूसरा अगला था चार्ल्स मेटकॉफ, यानी प्रेस का मुक्तिदाता। क्लियर? मैंने आपको बताया था प्रेस का मुक्तिदाता। ऑकलैंड जो था जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, यानी दिल्ली से कलकत्ता तक जो रोड बनवाई थी वो ऑकलैंड ने बनवाई थी। एलन ब्रो का आपको याद है, मुड़ के ना देखो दिलबरो, एलन ब्रो आपको याद हो जाएगा। सिंध प्रांत 1843 में लॉर्ड हार्डिंग नर बलि प्रथा। और अब पढ़ेंगे हम डलहौजी के पास में लॉर्ड कैनिंग आएंगे। लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल होंगे, है ना। तो वो पढ़ेंगे अपन और दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अगली इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद अपन पढ़ते हैं, है ना। चले, तो दोस्तों आइए पढ़ लेते हैं डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी आते हैं। हमने अभी तक आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से गवर्नर जनरल किस क्रम में आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डलहौजी, ठीक है। चलिए, डलहौजी को दो प्रकार की संज्ञा दी जाती है। पहला इन्हें कहा जाता है साम्राज्यवादी। दूसरा इन्हें कहा जाता है सुधारवादी, है ना। मतलब ये एक प्रश्न आता है मेंस में कि डलहौजी साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे या सुधारवादी गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार का एक फ्रेम होके प्रश्न आता है। तो अभी इसी प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। साम्राज्यवादी इन्हें क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं, क्यों कहा जाता है। 2 मिनट बाद में आप खुद ही कह देंगे कि हाँ सर ये साम्राज्यवादी थे। इन्हीं के काल में क्या होता है दोस्तों, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध होता है। और आपको पता है सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 1849 में ये पंजाब को अपने में विलय कर लेते हैं। मैं आपको पूरी घटना बढ़ा चुका हूं, जिसमें दिलीप सिंह जी को पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज देते हैं, है ना। वो सब मैं सब कुछ चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, ये आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियोस में। पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। अब देखिए, फिर आता है सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा यानी आज का म्यांमार। बर्मा से युद्ध करते हैं और 1852 में यानी 1852 में बर्मा को शामिल कर लेते हैं अंग्रेजों के राज्य में, यानी लोअर बर्मा कहते हैं ना, नीचे वाला बर्मा, और पेंगू को शामिल करते हैं। ठीक है, आप इतना जानिए, बहुत है। चलिए, इसके बाद में क्या होता है, ये 1850 में सिक्किम का विलय करता है। सिक्किम आप जानते ही हैं, सिक्किम का विलय करता है। सिक्किम का किस में विलय करता है? अंग्रेजी राज्य में। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि
ये निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम को बोलता है कि तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों का कर्ज है, कुछ लाख रुपए बकाया है। तो निजाम वो कर दे नहीं पाता है और निजाम से बरार का क्षेत्र ले लेता है। बरार क्षेत्र उस कर्ज के बदले में छीन लेता है। ठीक है, चलिए 1856 में भी ये काम करते हैं। ये 1856 में अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लेते हैं। दोस्तों यही वही अवध है जिसके साथ 1765 में ये इलाहाबाद की संधि करते हैं। हुआ क्या था दोस्तों, अवध जो था वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। अवध के नवाब को अंग्रेजों को शुल्क देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन चूंकि अवध बहुत बड़ा प्रदेश था और वहां से निकलते समय अंग्रेजों को व्यापार करते समय टैक्स देना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अवध को हथिया लिया जाए। तो सारे जब इसके हथकंडे फेल हो गए तो इसने अवध के नवाब को बोला कि आप कुप्रशासन कर रहे हो, आप ढंग से प्रशासन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाएंगे अब। तो कुप्रशासन के आधार पर, तो ये बहुत फेमस प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पूछा जाता है कि कुप्रशासन के आधार पर किस राज्य को अपने में मिलाते हैं अंग्रेज? अवध को। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, वाजिद अली। इस वाजिद अली को पेंशनर बना के कि आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा हम देते रहेंगे, आप कलकत्ता चले जाइए, अवध हमको दे जाइए। तो कुप्रशासन के आधार पर किसको मिलाया जाता है? अवध को मिलाया जाता है। अब दोस्तों, अब जो साम्राज्य विस्तार हमने ये पढ़ा, पहला ये पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब जो साम्राज्य विस्तार पढ़ने जा रहे हैं, इसी साम्राज्य विस्तार के कारण झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ती है। और वो अंग्रेज कौन होता है? यही होता है लॉर्ड डलहौजी होता है। इसी डलहौजी से वो झांसी की रानी लड़ती है। तो ये क्या कहानी है उसके लिए आप देखिए। उस समय क्या होता है कि एक सिद्धांत लगाता है, ये व्यपगत का सिद्धांत। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए बता दूं, उसको कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स मतलब ये जो डलहौजी है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत ज़्यादा प्रसार करना चाहता था। तो इसने एक चीज़ बोली कि हमारे अंडर में 3 प्रकार की राज्य हैं। कौन कौन से प्रकार के? पहले वे प्रकार के जिनको अंग्रेजों से मुक्त है, नहीं यानी कि वो अंग्रेजों को ना ही तो कोई पैसा देते हैं, ना ही कोई टैक्स देते हैं, कुछ नहीं देते अंग्रेजों से, वो बिल्कुल मुक्त हैं। पहले प्रकार के राज्य वो। दूसरे प्रकार के राज्य हैं जो या तो मुगलों को कभी टैक्स दिया करते थे या पेशवाओं को टैक्स दिया करते थे। पेशवा आप जानते ही हैं, मराठा साम्राज्य वाले, और अंग्रेजों के भी अधीन है। तीसरे तो वो दूसरे प्रकार के देशी जो रियासतें थी उनके 3 प्रकार उस समय थे। एक तो बिल्कुल अंग्रेजों से मुक्त, जिनको अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अपने आप में स्वतंत्र, वो अंग्रेजों को 1 रुपया नहीं देते थे। एक तो वो मुगल पेशवा अंग्रेजों के अधीन थे, एक वो। एक तीसरे जो थे जो पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, जो पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, लेकिन थे देसी राज्य, यानी अंग्रेज शासन नहीं कर रहे थे लेकिन नियंत्रण में पूर्णतः अंग्रेजों के थे। अब देखिए, ये जो अंग्रेजों से मुक्त थे ना, जिनसे अंग्रेज भी डरते थे, उनको इन्होंने बोला कि आप गोद ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं क्या होता है कि ये डलहौजी एक पॉलिसी लाता है कि अगर किसी के पुत्र नहीं होता है, और पुत्र नहीं होता है तो चूंकि वंश चलाने के लिए राजा महाराजा गोद लेते हैं, गोद समझ रहे है ना, अडॉप्ट करते हैं, बच्चा लड़का अडॉप्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं, डलहौजी बोलते हैं कि आप अडॉप्ट नहीं करोगे, है ना, अडॉप्ट करोगे, अगर आप गोद लोगे किसी बच्चे को तो हम आपका राज्य हड़प लेंगे, ऐसी बात थी। अब देखिए, जो पहले प्रकार के राज्य हैं जो अंग्रेजों से कर वगैरह कुछ भी नहीं देते अंग्रेजों को, उनको बोला कि आप गोद लो, कोई दिक्कत नहीं है, गोद ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है हमको, क्योंकि इनसे तो अंग्रेज भी डरते थे ना। तो अंग्रेजों से जो मुक्त थे राज्य, उनको बोल दिया, जो देशी रियासतें अंग्रेजों से मुक्त थी उनको कहा कि आप गोद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुगलों और पेशवाओं को कभी टैक्स देते थे और जो अंग्रेजों के अधीन राज्य थे, उनको ऐसे बोला कि आप
गोद ले सकते हो, लेकिन आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपने बिना अनुमति के गोद ले लिया तो हम आपका राज्य हड़प लेंगे, राज्य छीन लेंगे। समझ में आ गई बात। तीसरे जो देसी रियासतें थी जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, उनको बोला कि चूंकि आप हमारे पूर्ण नियंत्रण में हो, इसलिए हम आपको गोद नहीं लेने देंगे, आप गोद नहीं ले सकते हो। समझ में आ रही। इसको बोलते हैं गोद निषेध प्रथा। इसको बोला गोद निषेध प्रथा, यानी गोद लेने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया, यानी डलहौजी ने मना कर दिया। अब चूंकि कुछ राज्यों ने गोद लेना चाहा तो कुछ राज्यों को इसने हड़प लिया। तो ऐसे पूछा जाता है कि व्यपगत का सिद्धांत क्या है, तो आप बताएंगे व्यपगत के सिद्धांत के तहत कि भाई जो राज्य थे जिनका वंश नहीं था, जिनके पैतृक संतानें नहीं थी, जो गोद लेते थे, उनका राज्य अंग्रेज हड़प लिया करते थे, जो था व्यपगत का सिद्धांत। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि व्यपगत के सिद्धांत के तहत किन किन राज्यों को हड़पा गया, अंग्रेजों ने किन किन राज्यों को अपने अधीन लिया, और वो भी क्रम से बताओ। तो देखो क्रम से आप याद रख लेना, मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको। देखो मुझे तो याद रहते हैं क्योंकि मैं तो ट्रिक वगैरह से याद रखता हूं। देखो पहला नाम है सतारा, दूसरा नाम है जेतपुर, तीसरा नाम है संभलपुर, चौथा नाम है उदयपुर, पांचवा नाम है झांसी, आ गई झांसी की रानी, और अगला नाम है नागपुर। यानी ये हो गई 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 रियासतों का इन्होंने हड़प किया था, कुल 6 रियासतों को इनको अधिग्रहण किया था। किस सिद्धांत के तहत? व्यपगत के सिद्धांत के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाया? डलहौजी ने चलाया, आपको पता ही है। सतारा को इन्होंने किया 1848 में, जेतपुर को किया 1849 में, संबलपुर को भी किया 1849 में, इसको किया 50 में, 1850 में, इसको किया 52 में, और इसको किया 54 में, 1854 में। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पूछेगा, ये तो क्रम से पूछेगा कि किन किन राज्यों को इन्होंने अधिग्रहण किया, दे देगा आपको सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, इनको क्रम से जमाइए। तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो आपको याद रहने पड़ेंगे ये। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रिक है सजना, सजना वही साजन वाला सजना, सजना सब उधर जाना। देखो अब ये मजाक वाली बातें हैं, ऐसा आप इनको दिल में मत ले लेना। सजना एक स्त्री होती है, एक बहुत ही सुंदर स्त्री होती है। एक इमेजिन कीजिए, उसके बहुत सारे साजन होते हैं, यानी एक से ज़्यादा साजन होते हैं। वो एक साथ उससे मिलने आते हैं सारे साजन, लेकिन वो स्त्री तैयार हो रही होती है या फिर अपने अंदर बैठी होती है अपने तो कमरे में, तो सभी साजन एक साथ आ जाते हैं। तो वो सभी साजनों को बोलती है, उसके जितने भी साजन हैं, जितने भी चाहने वाले, जितने भी प्रिय हैं, उनको बोलती है सजना सब देखो इधर, सजना सब उधर जाना, मतलब दूर जाना, सजना सब उधर जाना। वो स्त्री क्या बोलती है? सजना सब उधर जाना। दोस्तों ये ट्रिक है, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा कि सर क्या कह रहे हैं। सजना सब उधर जाना। देखो सैसे हो जाएगा सतारा, जैसे हो जाएगा जेतपुर, सबसे हो जाएगा संभलपुर, उधर से हो जाएगा उदयपुर। ये उदयपुर एमपी वाला है, राजस्थान वाला नहीं है। ठीक है, चलिए उदयपुर के बाद में जय को झा कर दो आप, जय को झा, तो ये हो जाएगा झांसी, और ना से हो जाएगा नागपुर। आपको मैं एक चीज बता दूं, इस ना से अवेयर रहिएगा आप, ये इसका कोई औचित्य नहीं है, नागपुर हमेशा लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सजना सब उधर जाना, तो आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। ये ट्रिक से आप सबको जमा देंगे तो सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ट्रिक दोबारा रिवाइज कर देता हूं, सजना सब उधर जाना। ठीक है, तो चलिए ये हो गया डलहौजी का साम्राज्यवादी विस्तार।
अब डलहौजी ने कौन कौन से सुधारवादी कदम अपनाए वो आप अपन इधर देख लेते हैं साइड में। चलिए, सुधारवादी कौन कौन से कदम थे इसके। 1853 में इसने रेल सेवा प्रारंभ करी, और चूंकि रेल सेवा आप जानते हैं मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चली थी, एकदम प्रायोगिक रूप से एक ट्रेन चली थी, इसलिए 1853 में रेल सेवा लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डलहौजी को। 1854 में इसने डाक टिकट प्रणाली चलाई कि आपको अगर डाक भेजना है तो टिकट लगाओ और चल जाएगी। जो आप देखते हैं ना आज, वो डाक टिकट प्रणाली किसने चलाई? गवर्नर जनरल डलहौजी ने चलाई। 1854 में इसने लोक सेवा विभाग, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट इसने बनाया। और क्या किया सर? इसने एक और बनाया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं होता अपने, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, ये इसने बनाया। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये क्या करता है, थोड़ी दो चार चीजें और जरूर ध्यान रखिएगा। शिमला जो होती है, शिमला अब देखो, चूंकि ये राजा साहब बन चुके थे, बहुत बड़ा इन्होंने विस्तार कर चुका था, तो ये तो लार्ड साहब बन गए। तो लार्ड साहबों को क्या है, दिल्ली उस समय राजधानी थी, मतलब दिल्ली में रहते थे ये। तो दिल्ली उस समय, दिल्ली जो थी, दिल्ली में रहते थे ये, तो इनको गर्मी लगती थी बेसिकली, गर्मियों में। अंग्रेज थे, वहाँ से आए थे यूरोप से, तो उन्होंने शिमला को राजधानी बना लिया ग्रीष्मकालीन, कि जब जब गर्मी पड़ेगी तब तब हम प्रशासन कहाँ से चलाएंगे? शिमला से चलाएंगे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसे ही अंग्रेजों ने यहाँ भी बनाई थी, राजस्थान में भी माउंट आबू को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, और बाकी उनकी अजमेर थी, है ना। चलिए, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई? आपसे पूछा जाएगा, डलहौजी ने बनाई। ठीक है, चलिए, एक इसके कार्यकाल में वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच, और वुड डिस्पैच का जो डेट है वो है 1854। ये दोस्तों सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे आप जरूर ध्यान रखिएगा। वुड डिस्पैच में क्या था कि वुड डिस्पैच में शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए थे। शिक्षा से संबंधित सुधारों में क्या था कि भारत में जो है वो अधोमुखी निसंयंदन का सिद्धांत जो था उसको त्याग दिया गया। अब ये क्या था अधोमुखी निसंयंदन का सिद्धांत, ये समझ लीजिए, थोड़ा सा समझा देता हूं। डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि शिक्षा जो है छन छन के नीचे जाएगी। 1833 में क्या होता है, एक चार्टर एक्ट आता है। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके तहत क्या कहा जाता है कि भारतीयों की शिक्षा पर हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे उस टाइम। अब चूंकि भारतीय तो बहुत सारे हैं, सबको शिक्षित कर नहीं सकते, तो इन्होंने उस समय लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो लॉर्ड मैकाले का आयोग बना था, उसने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि अधोमुखी निसंयंदन का सिद्धांत लगाओ। अधोमुखी का मतलब नीचे की तरफ मुंह करा हुआ, निसंयंदन का मतलब छन छन के, यानी शिक्षा जो है छन छन के नीचे जाएगी। मतलब सर, हम उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे, उच्च वर्ग ऑटोमेटिक मध्यम वर्ग को शिक्षित करेगा, मध्यम वर्ग ऑटोमेटिक निम्न वर्ग को शिक्षित करेगा। मतलब शिक्षा जो है, शिक्षा का प्रसार ऊपर से नीचे की तरफ होएगा। बात समझ में आ रही है? ऑटोमेटिक होएगा। हम केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे, और उच्च वर्ग का दायित्व यह है कि शिक्षित हुए बाद में मध्यम वर्ग को शिक्षित करेगा। मध्यम वर्ग का दायित्व यह है कि वो लोअर, जो निम्न वर्ग है, उसको शिक्षित करेगा। इसको कहा जाता है शिक्षा का अधोमुखी निसंयंदन का सिद्धांत। ये लॉर्ड मैकाले ने लाया था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। ये जो शिक्षा का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने 1833 में लागू किया था, इसको वुड डिस्पैच ने खत्म कर दिया कि भाई ये तरीका गलत है, हम सबको शिक्षित करेंगे, हम ऊपर वालों को नहीं नीचे वालों को भी शिक्षित करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा अधोमुखी निसंयंदन का सिद्धांत कब त्यागा गया? तो वुड डिस्पैच, ये वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा के उसमें
भारतीय शिक्षा के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा देखो, दो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, एक तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था, एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था। इस पर हंटर आयोग और वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, सार्टोंग समिति वगैरह सब अपन ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ चूंकि डलहौजी का जिक्र हुआ था इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार डलहौजी को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला डलहौजी का साम्राज्य विस्तार देखते हैं कि इसने कैसे कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार किया, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले आंग्ल सिख युद्ध लड़ता है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में, जिसमें पंजाब को विलय कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आंग्ल बर्मा युद्ध ये लड़ते हैं 1852 में, जिसमें लोअर बर्मा और पेंगू का अधिकरण कर लेते हैं। 1850 में सिक्किम को भी मिला लेते हैं। निजाम से बरार का क्षेत्र ले लेते हैं, बरार कोई जगह का नाम है भैया, ठीक है। 1856 में अवध का विलय कर लेते हैं। अवध समझ रहे हैं ना आप, अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है किसके आधार, कुप्रशासन के आधार पर किस रियासत का विलय अंग्रेजों ने किया? अवध का विलय कब किया? 1856 में। और वाजिद अली शाह नवाब था, इसको कहाँ भेज दिया? कलकत्ता। क्या बनाकर? पेंशन बनाकर। अब व्यपगत का सिद्धांत लागू किया कि आप गोद नहीं ले सकते, गोद निषेध प्रथा, है ना। तो गोद निषेध प्रथा में किस किस को किया? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। कब कब किया मैंने आपको बता दिया। कब कब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्रम, बहुत बार पूछा गया है। सजना सब उधर जाना, सजना इधर मत आओ, कहाँ जाओ? उधर जाओ, ये आप बता देंगे आसानी से। इसके बाद में 1853 में रेल सेवा, 54 में डाक टिकट, 54 में लोक सेवा विभाग की स्थापना इसने करी। PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इसने करी, है ना। और 1854 में इसका वुड डिस्पैच आता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है। बस इन्हीं के आधार पर ये पूछा जाता है कि मेंस में कि डलहौजी जो है साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल है कि सुधारवादी गवर्नर जनरल है। तो अब देखो मेंस का भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो लोगों को मेंस देना है वो देख लीजिए। तो आप पहले कहेंगे चूंकि डलहौजी ने ये विस्तार किए, तो आपको सारे फैक्ट डालने हैं उसके अंदर। आप लिखेंगे डलहौजी ने ये विस्तार किया, तो सारे फैक्ट डाल देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे इसलिए डलहौजी को साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। फिर लिखेंगे ये सुधारवादी फैक्ट डाल देंगे कि हाँ साहब ये सुधारवादी फैक्ट है, इस वजह से इनको सुधारवादी कहा जाता है। फिर आप लिखेंगे नहीं, इनको पूर्ण रूप से सुधारवादी कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के हितों को देखते हुए सुधार किया, है ना। क्योंकि रेल क्यों लाए? अंग्रेजों के हितों के लिए। डाक टिकट क्यों लाए? अंग्रेजों के हितों के लिए। एक चीज मैं यहां भूल गया, ये तार टेलीग्राम आप जानते हैं ना। अरे ऐप नहीं, आज का ऐप नहीं, वो टेलीग्राम पुरानी तार सेवा जो हाल ही में बंद की गई है, तार और टेलीग्राम की सेवा, वो आगरा से लेकर कलकत्ता तक पहली बार चला था। वो कौन लेके आया था? वो भी डलहौजी लेके आया था, है ना। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी कि ये किया तो था लेकिन खुद के हित के लिए किया था, इसलिए इनको पूर्ण रूप से सुधारवादी कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये आप देख लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।